वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्लिक इम्पैक्ट के एक और एग्जांपल के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमारा थर्ड एग्जांपल है गोखरू बुक का। देखते हैं क्या है इसमें। आ स्मूथ स्फीयर ऑफ मास m ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी u impinges obliquely on a smooth sphere of mass m at rest. Its original line of motion makes an angle theta with the line of center at the moment of impact. Show that the sphere ऑफ मास m विल बी डिफ्लेक्टेड थ्रू अ राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक का मास स्मॉल m है, दूसरे का मास कैपिटल M है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं स्मॉल m वाली मास और इसको मान लेते हैं हम कैपिटल M वाली मास। ठीक है, आ स्मूथ स्फीयर ऑफ मास m ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी u, जो स्मॉल m वाली मास वाली जो स्फीयर है वो वेलोसिटी u से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और जो कैपिटल M वाली स्फीयर है वो क्या है, रेस्ट में है, यानी कि इसका जो u है 0 है। इसको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए u1 और u2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो u1 हमारा जो है वो स्मॉल m वाली मतलब स्मॉल m मास जैसे स्फीयर का है उसकी वेलोसिटी है, और कैपिटल M मास वाली का जो है u2 है। ठीक है, इसको हम स्मॉल m और कैपिटल M ना बोल के a और b बोलेंगे। ठीक है, स्मॉल m यानी कि a, कैपिटल M यानी कि b। इट्स ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल थीटा। अब ये जो a स्फीयर है ये थीटा एंगल बना रही है, किसके साथ बना रही है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ। ठीक है, लाइन ऑफ सेंटर बोल दो या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोल दो। लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमने बताया था क्या होता है, दो स्फीयर हैं उनका सेंटर लो। ठीक है, सेंटर को ज्वाइन कर दो, जो लाइन होगी वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, ये तुम्हारा थीटा हो गया, लाइन ऑफ सेंटर द मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट। शो दैट द स्फीयर ऑफ मास m विल बी डिफ्लेक्टेड थ्रू अ राइट एंगल इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू em माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यानी कि ये जो u1 वेलोसिटी से जो स्फीयर आ रही है ये इसके जो रेस्ट में रखी है इससे टकराएगी, इससे टकराने के बाद क्या होगी, ये 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री पर ये टर्न हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ को समझ लो, जैसे कि यहाँ पर ये तुम्हारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ठीक है, ये कोई एक पॉइंट मान लो, हम यहाँ पे ये स्फीयर हमने मान लिया। ठीक है, ये स्फीयर यहाँ से चलती हुई आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई एक स्फीयर ना रखी होती तो क्या होता, ये इस तरीके से बिल्कुल सीधे निकल जाती। ठीक है, तो इसका जो मतलब इम्पैक्ट के बाद का जो एंगल होगा वो कितना होता है, थीटा। ठीक है, थीटा ही हम लेते हैं जनरल केस में। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले माना कि हमारे पास कोई एक स्फीयर नहीं रखी है, ये आई है। अगर कोई स्फीयर नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई कोलिजन नहीं होगा, तो क्या करेगी, ये अपने स्ट्रेट पाथ से निकल जाएगी, मतलब जिस तरीके से आ रही है उसी तरीके से चली जाएगी बिना डिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो ये एंगल कितना बनाएगी, थीटा, या फिर मान लो ऐसे, जैसे अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी तुम्हारा कितना होगा, अल्फा एंगल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, देखो इसमें ये आई थी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्फीयर रख दी तो ये कितना 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से जा रही थी, यहाँ पर जब स्फीयर रखी तो ये क्या होगी, 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, π/2, क्योंकि 90 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ है ना। ठीक है, अब यही फिगर हम दोबारा से यहाँ पर बना रहे हैं कि ये तुम्हारी वॉल थी, यहाँ पर चल के आई, टकराने के बाद ये 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये एंगल जो होता है ये क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड u1 वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो डिफ्लेक्ट होने के बाद यानी कि इम्पैक्ट के बाद ये इस मान लो v1 वेलोसिटी से जा रही है, तो इस v1 वेलोसिटी और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले केस में थीटा कितना हो जाएगा, ये अल्फा और ये π/2, यानी कि थीटा इक्वल्स टू π/2 प्लस अल्फा। ठीक है, ये हमने इतना सब क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर अभी हम v1 वेलोसिटी जो होगी हमारी v1 उसको हम यहाँ पे प्लॉट करने जा रहे हैं। तो जो v1 होगा हमारा ये कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे करके। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया v1। ठीक, और ये जो एंगल होगा ये तुम्हारा कितना होगा, π/2 प्लस थीटा, जिसको हम थीटा डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, π/2 प्लस थीटा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी, हालांकि हमें ये बाद में बतानी थी लेकिन हमने पहले ही बता दिया तुम्हें। ठीक है, जो हमने अभी तक डेरिवेशंस देखे थे वो डेरिवेशन हमने अल्फा और थीटा के लिए देखे थे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें ऐसे बोल रहा है कि u1 और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच का एंगल थीटा है, तो हमने इसको थीटा ले लिया। ठीक है, और जो बाद वाला एंगल होगा यानी कि v1 और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच का जो एंगल होगा उसको हम थीटा डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सेकंड स्फीयर है ये तो तुम्हारी रेस्ट में है, यानी कि इसका तो कोई एंगल ही नहीं होगा, मतलब ये तो यहीं पे खड़ी रहेगी। ठीक है, अब इम्पैक्ट होगा तो जो रेस्ट में होगी उसमें भी मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका मोशन होगा ये किधर होगा, जो तुम्हारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके अलॉन्ग। अगर कोई एक स्फीयर तुम्हारी रेस्ट पोजीशन में है और कोई एक बॉल आके उससे टकराती है, कोई स्फीयर उससे टकराती है, तो जो रेस्ट वाली होगी वो हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही मूव करेगी, किसी और एंगल पर नहीं जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। तो क्या क्या निकाल चुके हैं हम, u1 पता चल गया, v1 पता चल गया। ठीक है, u2 0 है हमारा, v2 जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला क्या है कि जो तुम्हारी स्फीयर है m मास वाली ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी 90 डिग्री पे। अगर ऐसा होता है तो tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है,
इसको हम 10 के साथ लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ई कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस एम। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ चुके होंगे अब तक। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे जो हमारे पास 3 बेसिक लॉज थे जो हमने ऑब्लिक इम्पैक्ट का डिस्कशन करते टाइम देखा था। ठीक है, उन्हीं तीनों लॉज को हम लिख लेंगे, उसके बाद उन्हीं में थोड़ा बहुत हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट लगाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट क्या कहता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, यानी कि इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं v1 माइनस वी टू इज इक्वल्स टू माइनस ई u1 माइनस u2, सॉरी u2 होगा यहाँ पर, u1 माइनस u2। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए। लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, ऑब्लिक इम्पैक्ट की। जब हम ऑब्लिक इम्पैक्ट की बात करते हैं तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती है, उस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हम अपनी जो भी वेलोसिटीज़ हैं, ठीक, उनका हम कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, वैसे काफ़ी कचरा हो गया यहाँ पर कोई नहीं, फिर भी एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये जो u1 है और ये जो v1 है, इसका कंपोनेंट हम क्या करेंगे, इसका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलावा हम u1 और v1 का कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर कंपोनेंट फाइंड करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी अच्छी बात है। अभी बता दे रहे, देखो यहाँ पर एक इसी में बता दे रहे। ठीक है, जैसे कि तुम्हारी ये स्फीयर है, ठीक है, यहाँ से ये चल के आ रही है, ठीक, और ये कुछ एंगल पे डाइवर्ट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये तुम्हारा एंगल है थीटा, नहीं थीटा क्यों, अल्फा है, और ये एंगल तुम्हारा है थीटा। ठीक है, ये आई थी, मान लो यहाँ पर ये u1 है और ये तुम्हारा है v1। ठीक है, ये u1 वेलोसिटी से आई थी अल्फा एंगल बनाते हुए, और थीटा एंगल बनाते हुए v1 वेलोसिटी से चली गई। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, u1 का हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग कंपोनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ से v1 रिमूव कर दो। ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, ये v1 था ना, इसको हमने हटा दिया। ये एंगल तो तुम्हारा है अल्फ़ा। अगर हम इसको यहाँ पर कोई इम्पैक्ट ना हो, मान लो कि ये नॉर्मल चली आ रही है और आते क्या करेगी, इसी डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। अगर इम्पैक्ट नहीं होता है मान लो, ठीक है, तो ये u1 मतलब ये जो u1 है तुम्हारा, ये इधर से चल के आया है और इधर से निकल जाएगा, यानी कि ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल भी तुम्हारा क्या होगा, अल्फ़ा होगा। ठीक है, अब तुमने पढ़ा होगा जैसे कि यहाँ पर ये कोई एक रिजल्टेंट फोर्स होता था R। ठीक है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस होती थी, ये तुम्हारी वाई एक्सिस होती थी। ये एंगल अगर अल्फ़ा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो R का कंपोनेंट होता था वो क्या हो जाता था, R कॉस अल्फ़ा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो होता था वो R साइन अल्फ़ा। ठीक है, यानी कि इस u1 वेलोसिटी का इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, u1 कॉस अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इस u1 के बीच में जो एंगल है वो अल्फ़ा है। ठीक है, जो भी एक्सिस एंगल से लगी हुई होगी वो कॉस के कंपोनेंट के साथ चली जाएगी, कॉस के साथ चली जाएगी, और उसके परपेंडिकुलर जो होगी वो साइन के साथ चली जाएगी। ठीक है, अगर हम इस u1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करें, परपेंडिकुलर इन द सेंस ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, u1 साइन अल्फ़ा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, या तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, या फिर इसका भी प्रूफ है जो कि हम अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे, फिलहाल इसको ऐसे याद कर लो। ठीक है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, u1 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, u1 साइन अल्फ़ा। बस इतनी सी बात है। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है हमें। देखो ये जो तुम्हारे पास है यहाँ पर u1 को हम अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, u1 कॉस थीटा। क्यों थीटा आएगा, क्योंकि एंगल हमारे पास कितना है, थीटा। ठीक है, v1 का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v1 कॉस थीटा डैश। थीटा डैश क्यों होगा, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट के बाद जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रही है, π/2 प्लस थीटा। अब हम हर बार तो इतना नहीं लिखेंगे, तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसको थीटा डैश हमने नाम दे दिया। तुम अल्फा दे दो, लेकिन फिर उल्टा हो जाएगा तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं, इसीलिए हमने इसको थीटा डैश मान लिया है। ठीक है, तो v1 कॉस थीटा डैश हो जाएगा। अब ये v2 तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग जा ही रहा है, ठीक है, तो इसके साथ कोई एंगल नहीं होगा। ठीक है ना और अगर एंगल तुम मानना भी चाहो तो देखो, ये जो लाइन v2 है ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल है। ठीक है, तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं या दो फोर्सेस पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो v2 और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच का एंगल कितना है, 0। जब उसको cos 0 रखोगे तो वो तो 1 ही हो जाना है, यानी कि हमारे पास फाइनली v2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, इसको इतना बताने की जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, v1 v2 की जगह पे हम क्या रखेंगे, अपने v1 v2 के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जो नॉट एक्स एक्सिस, जो हमारे लाइन ऑफ इम्पैक्ट हैं उसके अलॉन्ग जो इसके कंपोनेंट होंगे उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो v1 कितना है हमारा, v1
कॉस थीटा डैश, ठीक है, माइनस V2 कितना है हमारा V2, ठीक है, V2 लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही है इसलिए कोई वहाँ पर एंगल नहीं आ रहा है, इक्वल्स टू माइनस ई U1 कितना है तुम्हारा U1 कॉस थीटा माइनस U2 कितना है 0, V1 कॉस थीटा डैश माइनस V2 इज इक्वल्स टू माइनस ई U1 कॉस थीटा, ठीक है, U1 कॉस थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लें तो यहाँ से हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि किसके इक्वल होगी V1 कॉस थीटा डैश प्लस EU1 कॉस थीटा, ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट लगाया, ठीक, और उससे हमने ये अपना रिजल्ट निकाल दिया है। तो मगर यहाँ पर इतना करके छोड़ देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करेंगे, ठीक है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2, यानी कि दोनों स्फीयर का इम्पैक्ट से पहले का जो मोमेंटम है उनका सम बराबर होगा इम्पैक्ट के बाद जो मोमेंटम है उनका उसके सम के बराबर, ठीक है। यहाँ पर भी हम v1 v2 की जगह पे उनके कंपोनेंट यूज़ करेंगे, कौन से कंपोनेंट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग के कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पर देखो m1 जो है हमारा वो स्मॉल m के इक्वल है और m2 जो है वो हमारा कैपिटल M के इक्वल है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो स्मॉल m v1, ठीक है, तो v1 कितना हो जाएगा v1 कॉस थीटा डैश प्लस m2 कितना है कैपिटल M कितना है कैपिटल M v2। अच्छा v2 के साथ में कोई एंगल ही नहीं है, मतलब v2 तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही है तो ये सादा लिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे m u1 तुम्हारा कितना है m u1 कॉस थीटा प्लस कैपिटल M कॉस, एक सेकेंड, यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल M इंटू U2 तुम्हारा कितना है 0, क्योंकि जो सेकंड स्फीयर है ना वो रेस्ट में है तो यहाँ पर U2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया m1v1 कॉस थीटा डैश प्लस mv2 इज इक्वल्स टू mu1 कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये हमारे पास थीटा डैश है ना, ये चलो इसको बाद में करते हैं, ठीक है, पहले हम अपना जो भी बेसिक रिजल्ट है हमारे वो हम लिखे ले रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, अब तीसरा जो हमारे पास कंडीशन होती है इस ऑब्लिक इम्पैक्ट में वो ये होती है कि जो भी हमारी वेलोसिटी हैं, ठीक है, उनको अगर हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनके कंपोनेंट देखेंगे तो वो बराबर आएंगे आपस में, ठीक है। ये चीज़ भी हमने पहले देखी थी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये जो U1 है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो तो U1 कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अगर इसी U1 का हम इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि यहाँ पर हम इसका कंपोनेंट फाइंड करेंगे इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो वो कितना होगा U1 साइन थीटा, ठीक है। ये U1 साइन थीटा जो होगा वो बराबर होगा किसके, अगर हम इस V1 का कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में ले लें, यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर अगर हम V1 का कंपोनेंट ले लें जो कि होगा V1 साइन थीटा डैश, ठीक है, V1 साइन थीटा डैश और U1 साइन थीटा ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये ऑब्लिक इम्पैक्ट में एक हमारा लॉ ही समझ लो एक तरीके से, ठीक है। तो इसका भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्या है हमारा U1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू V1 साइन थीटा डैश, ठीक है। ये थीटा और थीटा डैश कौन से हैं, जो एंगल इनके साथ में, ठीक है। U1 के साथ में थीटा है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन थीटा जाएगा, और V1 के साथ में थीटा डैश है तो परपेंडिकुलर में कौन थीटा डैश जाएगा, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस साइन थीटा डैश को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग में हमने देख लिया था कि थीटा डैश हमारा क्या है थीटा प्लस π/2, ठीक है। तो अब हम यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे यहाँ पर, ठीक है। U1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू V1 साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा थीटा डैश की जगह पे थीटा प्लस π/2, यानी कि U1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू V1 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम V1 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, U1 tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्या हम अपनी जो भी अभी तक हमने बची हुई जो भी हमने अभी तक दो इक्वेशन फाइंड करी थी उनमें हम V1 रख सकते हैं, मतलब V1 की वैल्यू हम
जो है u1 tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर देते हैं। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इससे, सॉरी इस वाली से नहीं, हाँ ये जो पहली इक्वेशन हमने लिखी थी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ v1 इन फर्स्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये क्या है, v2 इक्वल्स टू v1 cos थीटा डैश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे v1 नहीं, v2 इक्वल्स टू, ठीक है, पहले हम इक्वेशन ही नोट कर लेते हैं, ठीक है, v2 इक्वल्स टू v1 cos थीटा डैश, v1 cos थीटा डैश प्लस eu1 cos थीटा प्लस eu1 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमें दो चेंज करने हैं, एक तो थीटा डैश को हमें रिप्लेस करना है थीटा प्लस पाई बाई 2 से, और दूसरा v1 को हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो v2 बराबर v1 क्या था हमारा, u1 tan थीटा, ठीक है, u1 tan थीटा और cos थीटा डैश, ठीक है। तो cos थीटा डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस पाई बाई 2, ठीक है। इसके बाद क्या है, eu1 cos थीटा प्लस eu1 cos थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा u1 tan थीटा, यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आ गया तुम्हारा साइन थीटा प्लस eu1 cos थीटा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा v2, ठीक है। तुम्हारे पास क्या आ गया है, v1 की वैल्यू आ गई है और v2 की वैल्यू आ गई। v1 की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करी थी, कहाँ मिलेगी, इधर करी थी, हाँ ये हमने v1 की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पर अभी हमने v2 की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अब ये हमने किया क्यों है, ये देखो, तो इसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए है, tan स्क्वायर थीटा चाहिए है, दूसरा m चाहिए है, कैपिटल M और स्मॉल m, ठीक है। अब कैपिटल M और स्मॉल m हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए तो हमारे पास एक ही लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जहाँ पर m आ रहा है, ठीक है। तो m के लिए तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब m की जो है हमें अपने क्वेश्चन में m लाने के लिए, ठीक है, इस वाली इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ तो करनी पड़ेगी, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, v1 और v2 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। v1 और v2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखो जो v2 हमने अभी फाइंड किया है, इस v2 में e भी आ गया है, यानी कि जो चीज़ हमें क्वेश्चन में चाहिए थी वो सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। v2 ने हमें e दिया है, ठीक, और जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हमें m दे देगा, और उनको हम जब अरेंज कर लेंगे अच्छे से तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हमें करना क्या है कि जो हमारी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन है, जो कि है, कहाँ चली गई, ये है, ठीक है, हाँ इस वाली इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में हम v1 और v2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यूजिंग v1 एंड v2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ही है ना, हाँ ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे क्या है, इसके बाद फिर हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, mv1 cos थीटा डैश प्लस mv2 इज इक्वल्स टू m u1 cos थीटा प्लस 0, ठीक है। ये तो 0 है, यही है ना, अगर हमने सही लिखी है तो, हाँ ठीक है, यही है, ठीक। अब यहाँ पर भी अगर ध्यान से देख रहे होगे तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि इस थीटा डैश को हमें किससे रिप्लेस करना है, पाई बाई 2 प्लस थीटा से, ठीक है। तो कर लेते हैं उसको भी, तो ये आ जाएगा mv1 cos पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस mv2 इज इक्वल्स टू mu1 cos थीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा mv1, ये भी माइनस का हो जाएगा, साइन थीटा प्लस mv2 इज इक्वल्स टू mu1 cos थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम v1 और v2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो देखो माइनस m, v1 क्या था हमारा, u1 tan थीटा, ठीक है, u1 tan थीटा, ठीक है। ये तो हमने किसकी वैल्यू रखी है, v1 की, लेकिन अभी साइन थीटा यहाँ पर एडिशनल है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा प्लस m, अच्छा v2 की वैल्यू काफ़ी लंबी चौड़ी है हमारे पास, क्या है v2 की वैल्यू, कहाँ गई, और v2 कहाँ चला गया, हाँ ये है, ठीक है। ये हमारे पास v2 की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें v2 की वैल्यू रखनी है माइनस u1 tan थीटा साइन थीटा माइनस u1 tan थीटा साइन थीटा माइनस u1 tan थीटा साइन थीटा प्लस eu1 cos थीटा प्लस eu1 cos थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल m u1 cos थीटा, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन हमने रख दी है
जो वैल्यू वगैरह में रखनी थी उसके बाद, ठीक है। देखो u1 यहाँ पर भी है, u1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि ये हर जगह है, तो इसको हटा दो हर जगह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा -m tan थीटा साइन थीटा प्लस, ठीक है, m -tan थीटा साइन थीटा प्लस e cos थीटा इज इक्वल्स टू m cos थीटा। समझ गए होगे क्या किया है, u1 से डिवाइड कर दिया है। अब हमें एक काम और करना है, cos थीटा से भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो -m cos थीटा से हम डिवाइड करेंगे तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन जाएगा, यानी कि -m tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस साइन जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -m tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा क्यों हुआ, जब cos थीटा से डिवाइड करेंगे ना तो ये वाला sin थीटा भी tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस me, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू m, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना है, अब हमें tan स्क्वायर थीटा सेम क्वांटिटी है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -tan स्क्वायर थीटा हम कॉमन लेंगे, तो ये आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल्स टू m माइनस me, यानी कि इस me को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो इधर इधर है तुम्हारा -tan स्क्वायर थीटा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल्स टू -me माइनस m, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो me माइनस m हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हमने इसलिए कॉमन लिया ताकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाए। अब फाइनल हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल M e माइनस m अपॉन m प्लस m, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है, कब इक्वल है इसके, जब हमने ये माना था कि फर्स्ट स्फीयर जो है वो 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो यही हमारे क्वेश्चन ने भी बोला था कि अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट होगी हमारी स्फीयर, ठीक है, तो प्रूफ करो कि ये tan स्क्वायर थीटा जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।